तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि जो पिछले 5 दिन आप लोग की जिंदगी के गुजरे हैं ये नए साल के, वो काफी अच्छे रहे होंगे और आगे भी आप लोग इसी साल को इसी तरीके से एंजॉय करने वाले हो। अगर कोई भी कमी उन दिनों में रह गई हो तो टेंशन, परेशान या फिर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। 365 दिन होते हैं, अभी ओनली 5 दिन गए हैं, 360 दिन अभी भी आप लोगों के हाथ में है, उनको आप लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और जिसके प्रोडक्टिव चल रहे हैं उसको ऑल द बेस्ट, आगे के लिए भी अच्छे से दिन को एंजॉय करना है। डेली शाम को अपना प्लान बनाया करो और उसी प्लान को आप लोग कोशिश किया करो कि जैसे मॉर्निंग हो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे आप लोग जिंदगी में अपने आप को हमेशा एक सही डायरेक्शन में रखते हुए पाओगे। देखिए जिंदगी में ना ये छोटी छोटी सी चीज आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी मकान को बनते हुए उसमें एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है, वो छोटी छोटी लाखों ईंट जब एक जगह इकट्ठी होती है तो पूरा एक मकान तैयार हो जाता है। ये छोटी छोटी ईंट का काम आप लोगों के लिए एक एक दिन करते हैं। अगर इन एक एक दिन को आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज करोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पर हाँ, अगर इन एक दिन में से एक भी दिन जो है वो आप लोग का गलत जाएगा तो फिर आप लोग का घर जो है वो आप लोग को मजबूत नजर नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी दिन आप लोगों का अच्छा न जाए उसमें भी एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम अपने 5 से 6 घंटे पढ़ाई के जरूर निकालने हैं कि हाँ इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, सोने की जरूरत है, खाने की जरूरत है। इसी तरीके से बेसिक चीजों में आप लोग अपनी पढ़ाई को भी इंक्लूड कर लो। पढ़ाई या फिर जो भी काम आप लोग करते हो इस धरती पर उसको आप लोग इंक्लूड कर लो, तो कभी भी कोई दिक्कत देखने को आप लोग को नहीं मिलेगी। तो बताइए किस तरीके से आप लोग अपना दिन यूटिलाइज करने वाले हैं और आगे कैसे अपनी लाइफ को लेकर चलने वाले हैं। शानदार डिस्कशन रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल देखेंगे जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ना, और क्या बोलते हैं इसे, कोर बोलते हैं ना पृथ्वी के अंदर में। तो यहाँ पर ये बेसिकली एडिटोरियल जो होते हैं वो कोर होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का। कुछ छोड़ो या ना छोड़ो पर एडिटोरियल आप लोग को नहीं छोड़ने। और इनके नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा प्रॉपर, ताकि आगे भी उनको रिवीजन कर सको। को बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर न्यूज एनालिसिस देखेंगे। कई सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोग कुछ वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलते हैं डेली 2। उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस किया करो अगर रियलिटी में अपनी एग्जाम को एक सही डायरेक्शन आप लोग देना चाहते हैं। अगर अभी आप लोग जाकर देखोगे ट्विटर के ऊपर तो मैं आप लोग को लेकर चलता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये है ट्विटर बाबा। अगर ट्विटर बाबा पर आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेंडिंग सेक्शन में जैसे आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग 1 पर ट्रेंड कर रहा है भारत स्टैंड विद मोदी जी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही कलंक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कल कि यहाँ पर ये अब तक ट्रेंड कर रहा है और ये अब की बात नहीं है, ये कल शाम की बात है। तो पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। द हिंदू में आज के फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर इसको कवर किया गया। पूरी स्टोरी के साथ में एक पूरा यहाँ पर एक आर्टिकल इनके द्वारा दिया गया है। हुआ क्या है पूरा एक बार समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के यहाँ पर ट्वीट के ऊपर लेकर जाता हूं। ये इनके द्वारा लगभग 20 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया। इसमें इनके द्वारा बोला गया कि बेसिकली इनकी एक विजिट थी पंजाब के अंदर में। आज यानी कि कल के दिन की बात की जा रही है क्योंकि ये ट्वीट जो है वो कल का है। इनका एक प्रोग्राम था फिरोजपुर के अंदर में जहां पर ये कई सारे फाउंडेशन स्टोन रखने वाले थे, कई सारी चीजों का उद्घाटन करने वाले थे। इसी के साथ में जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्शन चल रहे थे, एक इलेक्शन की रैली भी वहां पर होने वाली थी। तो उसके चलते एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर पंजाब पहुंचने वाले थे। पंजाब पहुंचे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जाते टाइम रास्ते में अगर देख रहे हैं काफी रास्ता तो एक तरीके से नॉर्मल चला, पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं मैप में थोड़ा दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। पूरा मुद्दा कहां पर है लोकेटेड आप लोग इसको समझ पाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग पंजाब के बारे में। पंजाब को अगर आप लोग ढंग से देख पा रहे हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में टच करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनको जाना था फिरोजपुर। तो आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी, ये हवाई रास्ते से जा सकते थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे फॉर्मर डिफेंस चीफ हैं उनका अभी जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि मौसम जो था वो सही नहीं था। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर से या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो भी उड़ान करने की जो यात्रा है उससे ट्रेवल करना एक मुनासिब नहीं समझा गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके लिए मना कर दिया। तो बोला गया रोड के रास्ते ही चला जाएगा। पर लेकिन हुआ क्या, रोड के रास्ते में यहाँ पर इनकी जो रोड थी वो क्लियर नहीं की गई जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो इनको यहाँ पर बेसिकली भटिंडा से फिरोजपुर जाना था। तो भटिंडा से जो फिरोजपुर जाना था वो रास्ता इख्तियार किया गया रोड के रास्ते। पर इनका जो काफिला था वो यहाँ पर एक फ्लाईओवर पर रोक दिया और कम से कम लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पर इनका काफिला जो है ये रुका रहा। ये बात देखने को मिली। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो सर्वोपरि मानी जाती है। हालांकि सिक्योरिटी तो हर एक सिटीजन की सर्वोपरि है, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक तरीके से देश के लिए एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि एक सबसे अहम लीडरशिप आप लोग बोल सकते हो। काम तो हम लोग वैसे प्रेसिडेंट के नाम पर करते हैं पर अब सारे जो डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं।
तो यहां पर अगर कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी राज्य के अंदर विजिट करते हैं, चाहे वहां पर अगर बात करें बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे ना हो, चाहे कोई अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, वहां पर जहां पर भी विजिट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाई जाती है। और आप लोगों को पता होगा संविधान के अंदर जैसे आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो 3 लिस्ट रखी हुई है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इनमें अगर बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो स्टेट के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, यहां पर 7वीं सूची के अंदर। तो कल को चलकर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं पर भी विजिट करते हैं तो यहां पर मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड कराए ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है जहां पर भी जाना चाहते हैं वो वहां पर जा सके। पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यहां पर इनका काफिला जो है ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लाईओवर पर रुक गया और वहां से निकलने के बाद में ये वापस आए, इनकी रैली भी जो थी वो यहाँ पर कैंसिल कर दी गई और वापस ये भटिंडा एयरपोर्ट पर आए और फिर वहां से अपनी जो उड़ान पकड़ी और फिर यहाँ पर दिल्ली। तो हुआ क्या, बेसिकली इनके द्वारा ये बोला गया भटिंडा एयरपोर्ट पर कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको थैंक्स बोलना कि मैं जिंदा वापस आ गया। रीजन क्या था ये सब बोलने के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बहुत बड़ी बात है, ये एक छोटी बात आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान देखोगे, यहाँ पर जो अगर पंजाब को, तो पंजाब में सबसे पास में सटता हुआ जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे इंडिया की, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जान गंवा चुके हैं। तो इस तरीके से आगे भी ये यहां पर खासकर प्राइम मिनिस्टर की अगर सिक्योरिटी में कोई ऐसा ग्लिच निकल कर आते हैं तो ये काफी बड़ा खतरा यहां पर हो सकता है, खासकर देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि एक काफी अहम सर्वोपरि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर देखा जाता है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा भी 2 ट्वीट किए गए। यहां पर कांग्रेस को ब्लेम किया गया, पहली बात तो ये, और दूसरा इनके द्वारा डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि सिक्योरिटी ब्रीच पंजाब के अंदर यहां पर क्यों देखने को मिला। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इसकी अकाउंटेबिलिटी बेसिकली फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक तरीके से सहन करने वाली चीज नहीं है। ये बातें यहां पर बोली गई और इस तरीके की चीजें होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी बात में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें, अगर इनकी ही सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ताव में बैठ रहते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं कौन कौन, यहां पर कि इस तरीके से कहीं पर सिक्योरिटी ब्रीच मिले और अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसा कोई अटैक हुआ और यहां पर किसी भी रीजन की वजह से प्राइम मिनिस्टर की जान चली गई, तो ये समझिए पूरे देश के अंदर संकट के बादल मंडरा सकते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही जहां पर एक तरीके से नहीं सिक्योर नहीं है तो वहां पर और क्या सिक्योर रहेगी। तो काफी बड़े एक तरीके से दंगे फसाद भी देश में देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन किया गया उन्हीं के गार्ड्स के द्वारा, तो देश के अंदर काफी बड़े दंगे फसाद देखने को मिले थे। तो काफी बेसिक एक सिक्योरिटी का ब्रीच यहां पर इसको बोला जा रहा है, जिसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन रखिएगा। पर लेकिन एक दूसरा एंगल भी मैं आप लोगों को बताऊं इसी के साथ में, जब आप लोग यहां पर जाओगे, ये 2 ट्विटर तो आप लोगों के ट्वीट यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं, बीच बीच में कई जगह आप लोग यहां पर दूसरे ट्वीट भी देखने को मिलेंगे। यहां पर कांग्रेस के जब चीफ मिनिस्टर थे, यहां पर जब उनसे पूछा गया पंजाब के अंदर में, तो उनके द्वारा यह बोला गया कि यहां पर पूरी अरेंजमेंट की गई थी हमारे द्वारा, बेसिकली लगभग यहां पर 70,000 लोगों की सीट की अरेंजमेंट की गई थी जहां पर आकर लोग बैठते और वहां पर इनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रैली होती। पर लेकिन वहां पर बहुत कम लोग आए, वहां पर इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत कम लोगों के आने की वजह से इनके द्वारा अपनी रैली जो है वो कैंसिल की गई है। उनका ये बेसिकली यहां पर बातें निकल कर आ रही है। पर लेकिन देखिए, अगर बात करें कुछ भी हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, पॉलिटिकल मुद्दे से ऊपर उठकर यहां पर सही चीजें लेनी चाहिए। एक ये पिक्चर बहुत ज्यादा यहां पर वायरल हो रही है, बोला जा रहा है कांग्रेस ने देश के साथ में यहां पर खिलवाड़ किया है, प्रधानमंत्री की जान के साथ में खिलवाड़ किया है और यहां पर 20 मिनट तक लगभग जो काफिला है प्राइम मिनिस्टर साहब का रुका रहा, पंजाब ने मदद नहीं की। यहां पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, ये बोला गया उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। ठीक है, एक मुद्दा मैं आप लोगों को और बता देता हूं यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ऑलरेडी यहां पर तीनों बिल जो हैं वो यहां पर एक तरीके से नहीं ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, फिर यहां पर ये प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है पंजाब के अंदर में। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था काफी लंबे समय पहले आप लोगों ने सुना था एमएसपी के बारे में, हालांकि उसकी मांग जो है अभी कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक न्यूनतम मूल्य किसानों को उनकी फसल का मिलना चाहिए। एक तो ये बात है। अभी क्या हुआ, यहां पर कई सारे जो किसान हैं उनकी जान गई जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके लिए कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को जॉब भी देने की बात की जा रही है, जिस भी किसान की यहां पर जान गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर में। इसी के साथ में अभी यहां पर ओले पड़ने की वजह से बहुत लार्ज स्केल पर नुकसान देखने को मिला, तो उनकी कंपनसेशन की बात की जा रही है और यहां पर इस तरीके कई सारी मांगे इनके द्वारा उठाई जा रही हैं। पर लेकिन मांगे अपनी जगह है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अपनी जगह है, तो इसके ऊपर कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि जो यहां पर ये जो ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है,
तो इसके बारे में आप लोग अपना क्या राय रखना चाहते हैं? बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट करोगे या फिर आप लोग किस डायरेक्शन में हो? सिक्योरिटी देखिए सर्वोपरि है, चाहे कोई भी बात करो, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। बच्चों वाली बात होगी कि हाँ तुमने मेरी रबर ले ली, मैं तुम्हारी पेंसिल नहीं दूंगा, तो ये सारी चीजें इनसे ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग के माइंड में पूरा मुद्दा जो है समझ में आ गया होगा। कई सारे बच्चों ने बोला था कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मुझे पता था मॉर्निंग में आएगा आर्टिकल, चाहता तो वीडियो बना देता, पर लेकिन मैंने कहा वहीं पर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और छोटी सी न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आज के फ्रंट पेज पर यहाँ पर एक छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो शेड्यूल है मेंस कब शेड्यूल है, वो है कल यानी कि 7 तारीख को। 7 तारीख को मेंस होने वाला है। आप लोगों का मॉर्निंग में पेपर होगा 9 से लेकर 12 बजे तक, जिसमें निबंध का पेपर आप लोगों का होगा, ठीक है। फिर 8 तारीख को आप लोगों का देखने को मिलेगा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जो कि 9 से 12 और 2 से 5 आप लोगों को देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये टाइम ड्यूरेशन आप लोग बेसिकली जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश किया करो कि अपने टाइम को इस तरीके से सेट कर लो कि आगे एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठो तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। फिर आप लोगों के पेपर होंगे नेक्स्ट 9 में होगा, जिसमें जनरल स्टडी 3rd और 4th होगा। फिर 15 में होंगे जो लैंग्वेज के पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आप लोगों का 16 में होगा, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 5 दिन आप लोग ये पेपर चलने वाले हैं। बोला ये जा रहा था कोविड-19 के चलते ये पेपर जो है वो बेसिकली पोस्टपोन हो सकते हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, सारी अरेंजमेंट की गई। इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एक तरीके से गाइड किया गया है कि कैसे अरेंजमेंट आप लोगों को बच्चों की प्रोवाइड करानी है। जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड रहेगा वही आप लोगों के लिए पास का काम करेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी मेंस देने जा रहे हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाइए, आप लोग अच्छे से अपने माइंड को शांत रख के जाइए। और कभी भी देखो चीजों को ना आप लोगों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। प्रेशर हमेशा लाइफ में आएंगे, पर लेकिन अगर उन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कल को चलकर जब सिचुएशन लाइव आप लोगों के सामने आएगी, किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम आप लोग बने बैठे हैं, वहां पर दंगा फसाद हो गया, उल्टी सीधी हरकतें हो गई, तो वहां पर सारी चीजें मैनेज करनी है। दुनिया भर के प्रेशर रहते हैं पॉलिटिकल फैमिली के अलग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इनको न्यूट्रल करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, जहां पर हो बैठे हो बस उसी मोमेंट के बारे में सोचो, इससे आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। तो सारी चीजें आप लोग को नॉर्मल होती नजर आएगी, ठीक है। बाकी ये ठंडी यहाँ पर दिखी रही है आप लोगों को, ये ठंडी का मौसम अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, फिर इनका आंसर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम पर अगर बात करें किसके द्वारा यहाँ पर बिचौलिए का काम किया गया था, यानी कि मीडिएशन का काम किया गया था, ब्रोकरेज का काम किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, इसी के साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इसी के साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सही आंसर क्या है इसका? ए, बी, सी या फिर डी? ये सही आंसर आप लोगों को बताना है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर निकल के आ रहा है, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी के बारे में पूरा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये रिलीज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से रखोगे तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर जल जीवन मिशन का एम है कि हर घर में जल का पानी जल का पानी बोल रहा हूं, टोटी का पानी पहुंचाना है, जल का पानी पहुंचाना है। आधी बार ना शब्द ऐसे निकल जाते हैं, मतलब उनका अलग ही कुछ और ही मतलब होता है। जल का पानी नहीं है, बेसिकली टोटी का पानी है, यानी कि टैप वाटर पहुंचाना है घर तक, फंक्शनल टैप वाटर, वो भी साफ स्वच्छ पीने लायक पानी। तो जल जीवन मिशन के बारे में बात की जा रही है। तो कब तक ये टारगेट रखा गया है? 22, 23, 24 या फिर 25? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को यहाँ पर इनका आंसर बताऊंगा, और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका भी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगले दिन आंसर बताया करो, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं आज ही आंसर बता दे करो। मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है थोड़ा सा टाइम आप लोग को मिल जाएगा। अगले दिन अगर मैं इसका आंसर बताता हूं तो थोड़ा सा टाइम आप लोग को मिल जाता है, जिसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगले दिन आंसर सही रहेंगे, और कल के आंसर आज बता दूंगा तो क्या दिक्कत है। कल भी 3 क्वेश्चन, तो डेली आप लोगों को 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अच्छा रहेगा, और डेली आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इनको अटेम्प्ट किया कीजिए अच्छे से। आंसर राइटिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, यहाँ पर सारे ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जहां पर आप लोग जाकर अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोग आंसर भी लिखिए अपने अच्छे से, और इसी के साथ में जैसे यहाँ पर देखिएगा आंसर राइटिंग ग्रुप है, डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, कल भी पोस्ट किए थे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए, देखें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। एक दूसरे का आंसर एनालाइज कीजिए। एक तो डेली का क्वेश्चन रहता है, और एक आप लोग क्वेश्चन वो देखने को मिलता है जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके होते हैं, यानी कि यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसी के साथ में यहाँ पर एक टेलीग्राम और है यहाँ पर एसएलवीपीडिया के नाम से, तो यहाँ पर भी सारी चीजें आप लोगों की मिल जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को डेली वोकैबुलरी वगैरह भी डाल देता हूँ, एक आर्टिकल डाल देता हूँ पढ़ने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अभी कुछ दिनों रुक जाइए, आप लोगों को लगभग इस महीने के जो मिड है यानी कि लगभग 16-17 तारीख के बाद से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं और प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये तीनों ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें आप लोगों की जो परेशानी दिक्कत है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो 2 आर्टिकल देख लिया, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पर एडिटोरियल का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक एक कर मैं आप लोगों को सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, और फिर आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले एक नजर डाल लेते हैं एडिटोरियल के बारे में, और एडिटोरियल के अंदर ही कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बेसिकली बताता हुआ चलूंगा। बस बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक और जी स्टैटिक और आप लोगों को यहाँ पर जो करंट है साथ में होता हुआ कवर आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी कई सारे इश्यूज देखने को मिले यहाँ पर ऑनलाइन हेट स्प्रेडिंग के बारे में। जैसे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है, अभी ये बात की जा रही है, अभी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक ऐप चल रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में मैं बात करूंगा। आखिर पूरा मुद्दा क्या है पूरा समझेंगे यहाँ पर डिटेल के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और कानून क्या है हमारे देश में इन चीजों को रोकने के लिए, तो वो भी यहाँ पर मैं बातें करूंगा डिटेल में। चाइनीज जो बेसिकली फंडा है आज के में हरकतें जो उनकी देखने को मिल रही है, उसके साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक बच्चे के द्वारा कमेंट लिखा गया था कि सर ये 8 फिंगर क्या होता है। ठीक है, तो 8 फिंगर क्या होता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, समझेंगे कहां पर क्या क्या इशू है। अभी चाइना ने जो ब्रिज बनाया उसका भी डिस्कस किया गया, डोकलाम सेक्टर का भी डिस्कस किया गया, अलग अलग एरिया में जो अभी यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो दिक्कतें देखने को मिली है उनका भी डिस्कस किया गया है। यानी कि पूरा चाइना का एक रिलेशन का ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छे से लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे, और इसके नोट्स भी मिलेंगे ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें। तो नोट्स जरूर रखा कीजिए अपने पास एडिटोरियल के, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से लंबे समय तक याद रख पाओ। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल बेसिकली लिखा जो गया है यहाँ पर, मतलब एक ऐसा आर्टिकल है कि एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है, वो भी किस एजुकेशन सिस्टम में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी और मान लो आप लोग पर्टिकुलर में अगर इंप्रूवमेंट करने की बात की जाए, एज ए सच ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। अगर लिखने के लिए कोई ऐसे आएगा क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोग का लिखने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शाम को ही मैंने डिस्कस किया था, जो 8:30 बजे वीडियो आती है, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों से चलिए क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, एजुकेशन को पहले रखा जाता था स्टेट लिस्ट के अंदर में, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया और किस ईयर में किया गया कि उसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, स्टेट लिस्ट से निकालकर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। और राइट टू एजुकेशन जो बच्चों के लिए अधिकार निकल कर आया है, उसको हम लोगों ने संविधान के अंदर किस आर्टिकल के अंदर डाला है, जिसमें यहां पर उनका फंडामेंटल राइट बन गया हो, तो ये आप लोगों को बताना है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है वो जरूर देखेगा। और रात तो आप लोगों ने कमाल कर दिया, मतलब लगभग 1200 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो लाइव देख रहे थे। ये वास्तव में ये काफी बड़ा अचीवमेंट है जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। पर लेकिन आप लोगों का ये अचीवमेंट जो है इसको ग्रहण भी लगा रात, मैंने देखा यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा सेंड भी किया था, 1200 के करीब यहाँ पर बच्चे, ठीक है, तो लाइव थे। और अभी अगर आप लोग देखोगे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ये सारी हरकतें चलती रहती हैं। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से बोला गया सुटेबल नहीं है ऐड के लिए, और लिमिटेड ऐड इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। जब ये प्रीमियर चल रहा था जब भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी गई थी। ठीक है, समझ रहे आप लोग? तो चीजें हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें, ताकि ऐसी चीजें यूट्यूब की साइड से देखने को न मिले और इन चीजों को यहाँ पर ठीक किया जा सके। और ये सबसे मतलब काफी दिनों बाद देखने को मिला कि नैनो मैगजीन के ऊपर यहाँ पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। नॉर्मली ये हिंदू के ऊपर तो रेगुलरली आती रहती है, पर नैनो के ऊपर ये काफी मुझे अजीब लगा। मैंने कहा इसके अंदर ऐसा क्या डिस्कस कर दिया मैंने कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी। चलिए कोई नहीं, आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता हूँ और यूट्यूब को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर कई सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है। बेसिक मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं कि इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है, बजट के बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं पर समझेंगे। ये जो आर्टिकल है सचिन पायलट साहब के द्वारा लिखा गया, आप लोगों को पता है कांग्रेस के लीडर है, राजस्थान से आते हैं। तो आर्टिकल जो था वो और ज्यादा बेटर बन सकता था, पर लेकिन इन्होंने सारी जो आर्टिकल है वो पूरा अपने परिवार के इर्द गिर्द घुमा दिया। अपने जो फादर जी थे इनके आसपास में जो भी बातें थी, मतलब उनकी स्टोरी इनके द्वारा सुनाई गई। पर लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अगर आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने डाली है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, नेपाल की पॉलिटिक्स है जो कि हमारे काम की नहीं है, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, आगे बहुत सारे आर्टिकल आने वाले हैं। तो नेपाल के बारे में बहुत कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
वाला हूं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे हैं, काला पानी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया और जो बेसिकली नेपाल के बीच में आज की डेट में, पुराने टाइम पर क्या इशू देखने को मिले थे। तो जैसे ही विजिट होगी यहाँ पर लगभग 10 जनवरी के आसपास में यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सारे आर्टिकल डिटेल में एक जगह कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सको। तो टेंशन नहीं लेने का करंट अफेयर के बारे में, तो मैं हूं ना, परेशान नहीं होने का, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करेंगे तो ये माओइस्ट के बारे में बात की जा रही है, खासकर आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर माओइज्म की प्रॉब्लम, आप लोगों से पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर हाँ पूरे देश के अंदर कहां पर माओइज्म की प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो आंध्र प्रदेश भी उसमें कवर हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव हम लोग आर्टिकल का देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट है ये मैं आप लोगों को एसएलवी पीडिया नाम के चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बैड लोन के बारे में बात की जा रही है। बैड लोन मतलब एक तरीके से ऐसा लोन जो कि चला तो गया है लोगों के पास में पर वापस नहीं आया, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बैड लोन जो है अगर वो डिक्लाइन होता है तो बैंक के लिए काफी अच्छा है, और अगर वो बढ़ता है तो बैंक के लिए काफी नुकसानदेह यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। एक शब्द होता है एनपीए, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है, जब आप लोग को अपना लोन पे करना था कि आप लोगों को मान लीजिए आज लोन पे करना है, पर लेकिन आज आप लोग लोन पे करने में चूक गए, तो इसके अंदर अगर 90 डेज तक भी आप लोग अपना लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों का जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है, इसको एनपीए बोलने लगते हैं। और मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश में देखने को मिलेंगे वो इस एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। देखिए बैंक को ना डबल पे करना पड़ जाता है, मतलब क्या हो गया आप लोग समझिएगा, ये जो मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं, बैंकिंग सिस्टम भी आप लोगों इसे समझते ही नजर आएगी। समझिए एक मिनट के लिए, आज की डेट में यहाँ पर कोई ए पर्सन है, यहाँ पर जिसका नाम है पोपट राम। पोपट राम जाता है यहाँ पर, पी रख लेते हैं ना नाम, पोपट राम जाता है यहाँ पर बैंक के अंदर में और वो अपना पैसा रखता है। तो ये पोपट राम जो है अपना पैसा बैंक के अंदर रखता है और बैंक क्या करता है, इस पैसे को आगे पहुंचा देता है। ये कोई सी नाम की कोई कंपनी है, उसको यहाँ पर ये पैसा दे देता है। अब ये जो पोपट राम है इसने बैंक के अंदर पैसा रखा, क्यों, क्योंकि वो सुरक्षित रहे और इसको यहाँ पर ब्याज मिलता रहे, इसलिए इसने पैसा रखा। अब यहाँ पर बैंक जो है वो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि वो अलादीन का चिराग लिए बैठा है, घिसेगा और पैसा निकालेगा और पोपट राम को पैसा देगा, नहीं। बैंक क्या करेगा, किसी कंपनी को या फिर किसी भी इंडस्ट्री वाले को ये पैसा दे देगा ताकि वो अपने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए, अपना डेवलपमेंट करता रहे और वहां से पैसा कमाता रहे और बैंक को पैसा दे। मान लीजिए बैंक यहाँ पर इसको 4% का ब्याज दे रहा है, तो बैंक इससे 8% का लेगा, 4% में बैंक अपने खर्चे उठाएगा, जिससे बैंक जो है अपनी दुनियादारी चलाएगा। यानी कि एटीएम है, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड, दुनिया भर के स्टाफ, तो इनका जो खर्चा होता है सारा, प्रिंटिंग मशीन, बिजली के बिल, सारा बैंक यहाँ से निकालता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सोचिए पोपट राम ने यहाँ पर अपना पैसा रखा, तो यहाँ पर इसका पैसा है इसके अंदर 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए यहाँ पर गए किसी कंपनी के पास में, ये 2 लाख रुपए, और ये कंपनी जो है वो 2 लाख रुपए लेकर बेसिकली डूब गई, ठीक है। तो यानी कि ये 2 लाख रुपए जो है यहाँ से वापस नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि 2 लाख तो यहाँ पर चले गए, यहाँ पर बेसिकली बैंक के हाथ से, ठीक है, तो ये तो मिलेंगे वापस नहीं। इसी के साथ में 2 लाख रुपए अब यहाँ पर बैंक को जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोपट राम को देने पड़ेंगे, जब भी मान लीजिए बैंक में अपने पैसे लेने आता है। तो बैंक के ऊपर डबल बर्डन यहां पर पड़ जाता है। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि 2 लाख गए, वो तो गए, इसी के साथ में 2 लाख रुपए अलग से इनको अरेंज करने पड़ेंगे, जिसके चलते यहां पर ये पोपट राम को वो 2 लाख रुपए दे सके ताकि कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो इसके बेस पर यहां पर अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो बैंक भाई साहब डूब जाएगा, फिर बैंक के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं रखेगा, बैंक के अंदर कोई पैसा नहीं डालेगा, तो एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि पोपट राम को अगर ट्रस्ट रखना है बैंक के अंदर, तो बैंक को उसका पैसा जब वो मांगेगा उसका रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो एनपीए अगर बढ़ता है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। प्राइवेट जो बैंक है उसके अंदर एनपीए थोड़ा आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, ये माना जाता है कि बड़े फूंक कर कदम रखते हैं, लोन आसानी से नहीं देते हैं, पर लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिलती है इसके चलते। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग और याद रख सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, जब एनपी यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना यार, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। तो इकोनॉमी के ऊपर काफी ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर कल को चलकर बैंकिंग सिस्टम जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और कोविड-19 के चलते बहुत सारे ऐसे लोन हमारे देश में प्रोवाइड कराए गए जो कि कोलेटरल फ्री थे। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए आप लोग अपना लोन ले लेना, उधारी ले लेना, वरना बैंक में कुछ ना कुछ आप लोगों को गिरवी रखना पड़ता है जब आप लोगों को लोन लेना पड़ता है। अगर बिना कुछ गिरवी रखे हुए आप लोगों ने लोन ले लिया तो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर कि पता चला लोन वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसके चलते एनपी जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बातें कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी पूरा जो ये पूरी पिक्चर है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा,
तो आप लोग इसके पास को सेव करके रख लीजिएगा, आगे के लिए काम आ जाए। अब ये वाला जो साइड में आर्टिकल है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो साइड में इस साइड दोनों के साथ साथ में इसको भी लपेट लेते हैं। तो इसको लपेटने के लिए मैं आप लोगों को बेसिकली लेकर चलूंगा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहां से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना भी होगा, सुना क्या है, अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो मैं ही कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। बात किसके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है पीएमआई के बारे में। इसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ये बताता है कि हमारी कंट्री में की जो इकोनॉमी है वो कैसे काम कर रही है। खासकर दोनों को काउंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी और इसी के साथ में सर्विस भी। सर्विस मतलब क्या होती है सर्विस, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसकी ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, लॉयर के पास में जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हो गया सर्विस वाला फंडा। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कोई पर्टिकुलर इंसान है वो बिस्किट बना रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो बैठकर वहां पर सॉस बना रहा है, कोई इंसान जो है बैठकर यहाँ पर कोई माचिस बना रहा है, कोई भी इंसान बैठकर गाड़ियां बना रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो गया। तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों कवर करता है यहाँ पर ओनली 500 जो प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनीज है उनको कवर किया जाता है, इनके प्राइवेट सेक्टर पर पूरा फोकस रहता है, और एक तरीके से यहाँ पर ये बताता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन घट रहा है, ठीक है। नोट यूज फॉर जीडीपी कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता है, पब्लिश किया जाता है यहाँ पर निकी के द्वारा, ठीक है। एक्चुअल जो प्रोडक्शन है ग्राउंड लेवल पर डज नॉट ट्रैक, एक तरीके से उसको ट्रेस नहीं करता है एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है। लेस कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है क्योंकि कवर करता है ओनली प्राइवेट सेक्टर को, तो इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, पर फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके की चीजें चल रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर डिसाइड किया जाता है 50-50 के बेस पे, 50-50 के बेस पे, मतलब अगर 50 आप लोगों का जैसे आज के में 50 पर है यहाँ पर ये, तो 50 से अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो चीजें हैं वो एक्सपेंड हो रही है, यानी कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो है वो एक्सपेंड हो रही है। अगर 50 से चलकर 55 हो गया, 56 हो गया, तो बढ़ रही है, यानी कि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर 50 के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सिकुड़ रही है, घट रही है, तो इस तरीके से यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें जा रही है, ये बातें आप लोगों को बताता है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए कि पीएमआई क्या है, और कई बार आप लोग इस पीएमआई को कंफ्यूज कर देते हैं आईआईपी के साथ में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों जो है वो अलग अलग बाप के बेटे हैं, ठीक है, बेटे हैं या फिर बेटी, जो भी आप लोग बोल लीजिए, यानी कि अलग है दोनों, इनको कंपेयर कर रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग की बेसिकली खस्ता हालत ना हो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए। ये प्रस्तुत किया जाता है निकी के द्वारा, ये प्रस्तुत किया जाता है सीएसओ जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हालांकि ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अब कन्वर्ट हो गया यहाँ पर एनएसओ, नेशनल जो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ऑफिस बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो ये अभी यहाँ पर उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये ट्रैक करता है एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, तो यहाँ पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में कवर करता है बोथ प्राइवेट सेक्टर और इसी के साथ में पीएसयू को कवर करता है। और यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करता है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसको कवर नहीं करता है। तो ये थोड़ी सी आप लोग एक चीज यहां पर बोल सकते हो, और मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, कहां कहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ये आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और जीडीपी कैलकुलेशन में यहां पर खासकर इसको यूज किया जाता है, ठीक है, यूज फॉर जीडीपी कैलकुलेशन टू अकाउंट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू नहीं आता है, यानी कि इस तरीके से ना जो अलग अलग घर पे, मान लीजिए किसी ने अपने घर पे ही कोई गत्ता बनाने की छोटी सी एक फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, किसी ने अपने घर पर ही आंवला बनाने का कोई एक मुरब्बा बनाने का कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई घर पे ही पटाखे बना रहा है, कोई घर पे माचिस की तिल्लियां बना रहा है, तो वो छोटी छोटी जो घरों पे यूनिट चलती है उनको बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो आईआईपी है जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप लोग बोलते हैं, इसी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे 8 कोर सेक्टर। तो यहाँ पर इस 8 कोर सेक्टर के अंदर आप लोग को आते हैं जिनको बोलते हैं आप लोग कोर इंडस्ट्री, जिसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कई बार तो ये पूछते हैं कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो 8 कोर सेक्टर हैं, ये तो सबसे सस्ता क्वेश्चन होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं इनका वेटेज कितना कितना है, मैच करने के लिए आ जाएगा, 4 के नाम दे देंगे और चारों के वेटेज पूछ लेंगे। जैसे नहीं, कोयले का 10% हो गया, क्रूड ऑयल का लगभग 9% हो गया 8.9, इसी के साथ में नेचुरल गैस का 6.88 हो गया, रिफाइनरी का 28.04 हो गया, स्टील का 17.92 हो गया, सीमेंट का 5.37 हो गया, फर्टिलाइजर का 2.63 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का 19.85 हो गया। तो ये मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि ये यहाँ पर कोर सेक्टर के बेसिकली वेटेज होते हैं। तो पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कोर सेक्टर कितने हैं, दूसरा पूछ लेगा उनका वेटेज कितना है, तीसरा पूछ लेगा इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लगाओ, और ज्यादा अगर थोड़ा अंदर घुसेगा तो, जबकि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि रिसेंटली अभी कई सारी चीजें आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। जैसे कोर सेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया, इसके अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। आखिर यहाँ पर ये आर्टिकल क्यों दिया गया,
इसका बेसिक पर्पज यार ये है, देश के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे, हमारी कंट्री में अभी आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं, जनवरी में बैठे हुए हैं, और आप लोगों को पता है फरवरी के अंदर में बजट प्रस्तुत किया जाना है, तो लगभग 4 वीक हमारे पास में बचे हुए हैं मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे ऐसे आर्टिकल आने वाले हैं जिसमें दुनिया भर की ऐसी बातें बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, या फिर आप लोग एक सजेशन बोल सकते हो कि बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आएंगे कि देश के अंदर ऐसा हो जाएगा, देश के अंदर वैसा हो जाएगा, बजट में ये हो जाएगा, बजट में हो जाएगा। सारे आर्टिकल आप लोग स्किप कर सकते हैं। रीजन क्या उनका रीजन ये कि क्योंकि वो बोल बच्चन गिरी करेंगे कि बजट में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में क्या होना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर आप लोग चीजों को समझेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो मुझे लगेगा उसके अंदर स्टैटिक चीजें हैं, वो तो मैं कवर करता हुआ सारी चलूंगा, पर लेकिन जो डेटा होगा ना वो आप लोग उनका फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा जो आएगा इंपॉर्टेंट वो आएगा बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में निकलकर। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जब भी आएगा यहाँ पर, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हर बार लेक्चर लेकर आता हूं, तो पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोगों का मैं कवर करूंगा, जिसमें एक ओवरव्यू आप लोगों को पूरा दूंगा, कोई टेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन वही डेटा जो है आप लोगों को संभाल कर रखना है, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया डेटा होता है वो, तो उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, जिसके बारे में यहां पर बात की। तो अभी यहां पर बहुत सारी आशंकाएं हैं, यहां पर कहीं ना कहीं बोल सकता है कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब कोई इंसान जो होता है बेचता तो कम है सामान और खरीदता ज्यादा है, तो एक तरीके से खरीद कर लाता है तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो यानी कि एक तरीके से बेचने और खरीदने के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको ट्रेड डेफिसिट की कैटेगरी में आप लोग रखते हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ट्रेड डेफिसिट मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि खरीदना और बेचने के बीच में जो डिफरेंस होता है तो वो बढ़ रहा है। जॉबलेस हमारी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, सारे सेक्टर में कहीं पर कुछ ग्रोथ और कहीं पर कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो नॉर्थ ब्लॉक यानी कि जहां पर हमारा बजट तैयार होता है, नॉर्थ ब्लॉक बेसिकली पार्लियामेंट जो बिल्डिंग के आसपास आप लोगों को जो एरिया देखने को मिलेगा, उसके अंदर में बोला जा रहा है कि अभी काफी सारी चीजें गहमा गहमी देखने को मिलेगी, कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि अब फिलहाल कंडीशन ये बन गई है कि एक साइड में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, अलग अलग जो कंट्री है वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज कर रही है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, लोगों के पास में जॉब नहीं है और लोगों की जान भी जा रही है। इसी टाइम पर इकोनॉमी जो है बर्बाद हो रही है, सारे सेक्टर जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, पर लेकिन फिर से यहाँ पर कोविड-19 के चलते चीजें डाउन हो जा रही है। तो ऐसे टाइम पर जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो वो कैसा बजट होगा, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक बजट होगा जो कि प्रस्तुत किया जाएगा, और काफी आसान नहीं होगा बनाना बजट भी, क्योंकि नॉर्मल जिस तरीके से एरिया में पैसा दिया जाता था उससे कुछ हटकर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो सारी बातें यहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर दोनों चीजें आप लोगों को बता दी, दो आप लोग यहां पर डेटा पॉइंट भी कवर हो गया और ये पूरा डिटेल में मैंने आर्टिकल भी आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ठीक है। और इस आर्टिकल के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई देता हूं, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। बोला जा रहा है ऑनलाइन मूव्स स्प्रेडिंग हेट शुड नॉट अलाउ टू कंटिन्यू देयर विद एक तरीके से इंप्यूनिटी, यानी कि एक तरीके से जो वर्क कर रहे हैं विद देयर इंप्यूनिटी, यानी कि एक तरीके से उनको अनुमति सी दे दी गई है कि ऑनलाइन हेट फैलाते रहो आप लोग, ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका गलत हनन यहां पर हो रहा है, इसी के साथ में सोसाइटी पर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला जो आर्टिकल कवर किया है वो जीएस पेपर 3 के अंदर हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से देश के अंदर चल रहे हैं। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर, इसके लिए दो आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के अंदर भी, जो कि आगे कवर किए गए, तो उनको भी मैं यहीं पर ही कवर करा देता हूं। बात की जा रही है यहाँ पर ऐप के बारे में, तो उसके लिए यहाँ पर अभी जो मुंबई पुलिस है वो श्यामदाम दंडभेद लगाकर उसके पीछे पड़ गई है, जो भी यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं, और दो को अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दो को अरेस्ट किया गया था, एक का नाम है श्वेता सिंह, इसी के साथ में ये उत्तराखंड से देखने को मिलती है, 19 साल की लड़की है। इसी के साथ में विशाल है 21 साल का, जिसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, और इसी के साथ में और भी गिरफ्तार किए गए, जैसे यहाँ पर मयंक के बारे में बात की जा रही है, 21 साल का लड़का है। तो जब यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया, मैं पढ़ रहा था तो कई सारी चीजें यहाँ पर इनके बारे में जो बेसिकली न्यूज में आ रही थी, उसमें ये बोला गया था कि यहाँ पर ये मैक्सिमम कई सारे तो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको ये लगा पैसे कमाने का अच्छा तरीका है, तो उसके चलते यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। इनके द्वारा जो पूरा कार्यक्रम किया गया ये बेसिकली पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। कई सारे लोग जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं, ऐसा भी एक आर्टिकल था, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ही कवर हो जाएगा। ये अलग अलग पेज पर है, एक दूसरे पेज पर है, 9वें पेज पर है, इसी के साथ में ये भी अलग पेज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहीं पर ही आप लोगों को बता देता हूं डिटेल में कि मुद्दा चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर में। अभी यहां पर अगर बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, लोगों के अंदर में काफी ज्यादा डर हो गया है, भय हो गया। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो नहीं है एक तरीके से अपरिचित आदमी से डर और महिलाओं के खिलाफ घृणा और हेट, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे इसको टैकल करके चलना है, वरना आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। यानी कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसको कैसे टैकल करना है, ये बेसिक मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि ऑनलाइन महिलाओं की नीलामी कर रहे थे, महिलाओं को बेच रहे थे। तो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस इसमें मिलकर काम कर रही है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं है क्या बेसिकली। देखिए एक पर्टिकुलर एक ऐसा
एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, यहां पर आप लोग देखते हैं, इसका नाम है यहां पर गिटहब। गिटहब के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर कई सारे ऐसे ऐप आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जहां पर महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि कई इनके नाम अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं। कोई इसको सुल्ली डील बोलता है, तो कोई इसको अलग तरीके से नाम से पुकारता है, कोई इसको बुल्ली बाई ऐप। तो पहले सुल्ली डील था यहाँ पर, अब बुल्ली बाई ऐप भी आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील यहाँ पर इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। करते क्या है, ये कहानी सुनते हैं पहले एक बार। होता क्या है, नॉर्मली सोशल मीडिया पर सब अपनी फोटो शेयर करते हैं। आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, आप लोग भी अपनी फोटो शेयर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां से फोटोज उठाते हैं और कई बार उनके साथ में छेड़खानी करते हैं। किसी का चेहरा और किसी का बॉडी अलग अलग कर उनको मिक्स कर और उनको मर्ज कर लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया जाता है योर सुल्ली डील ऑफ द डे, यानी कि अपनी बोली लगाओ। लोग यहाँ पर बोली लगाते हैं और खरीद फरोख्त यहाँ पर चलती है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये जो ऐप है ये यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट किया गया एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे आज की डेट में आप लोग कोई भी ऐप अगर अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जाते हैं, अगर एप्पल का फोन है तो आप लोग एप्पल वाले स्टोर से जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। तो मुद्दा क्या रहता है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर एक अलग पर्टिकुलर एक आप लोग को प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं गिटहब। गिटहब में क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी आप लोग अपनी जाकर जो रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे ऐसा कोई ऐप चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट डालोगे, तो वहां पर कोई भी आप लोग को आकर ऐप प्रोवाइड करा देगा। यानी कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है वहां पर, जिस तरीके से फेसबुक पर आप लोग जाते हैं, फेसबुक पर मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, ठीक है, उस प्रोफाइल पर आप लोग लाखों में आदमी जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वहां पर, वो मेरा कोई ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई वहां पर मेरा खुद की कोई प्रॉपर्टी है फेसबुक, नहीं। फेसबुक पर बस मैंने एक पर्टिकुलर एक अपना अकाउंट बनाया और आप लोग मेरे साथ में वहां पर कनेक्ट हो, जो भी शेयर करता हूं आप लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोग एक तरीके से उसके ऊपर अपनी रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गिटहब, यहाँ पर जाकर अगर आप लोग अपनी कोई बातें रखते हैं कि मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए, तो उसके ऊपर जितने भी लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, कोई भी अगर दुनिया में कहीं बैठा है अगर वो उसके साथ में कनेक्ट है, तो वो आप लोगों को बोलेगा ठीक है भाई साहब ये है आपकी सर्विस, मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो डीलिंग टाइप में यहाँ पर चलती है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ये यूएसए की काफी बड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसके ऊपर यहाँ पर ये ऐप की रिक्वेस्ट की गई और किसी ने बनाकर इनको ये ऐप दे दिया जिसके ऊपर यहाँ पर काम चल रही है। हालांकि यहाँ पर जो गिटहब है उसके द्वारा बोला गया कि हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी आकर यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट कर सकता है और हम लोग उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो अभी यहां पर कंडीशन ये देखने को मिलेगी भाई साहब तुम तो प्रोवाइड करा दे रहे हो, पर लेकिन उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ग्राउंड लेवल पर, ये भी तो एक बार जाकर देख लो, उसकी वजह से कितने लोगों को यहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उसने यहां पर बोला इसको कि एक हाई लेवल कमेटी बनाओ और जल्दी से जल्दी इसका टैकल करो कि ये चीजें क्या चल रही है, ताकि सिचुएशन को जल्दी से जल्दी यहां पर सुधारा जा सके, वरना आगे आने वाले टाइम में और भी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो गिटहब है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाए तो यहां पर कई सारे फोटोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वुमेन जर्नलिस्ट जो है उनके फोटो दिल्ली पुलिस के द्वारा भी यहां पर फाइल किया गया केस इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। इसी के साथ में मुंबई पुलिस भी यहां पर आ गई, कई सारी उसने महिलाओं के देखे यहां पर रिलेटेड चीजें, और यहां पर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ में। इसी के साथ में हमारी कंट्री के आईटी जो मिनिस्टर हैं अश्वनी जो यहां पर वैष्णव साहब हैं उनके द्वारा ये बातें बताई गई है। आखिर क्यों, क्योंकि देखिए ऑनलाइन अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो वो यहां पर इसी कैटेगरी में आएगा। तो जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये जीएस पेपर 4 के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर, क्यों, क्योंकि एथिकल इशू बन गया सोसाइटी में महिलाओं को कैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उनके किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं पर भी आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर डायमेंशन में मैं आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं। क्या इसको रोकने के लिए हमारे देश में कोई कानून है? तो एक काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं आईटी एक्ट 2000। तो इसका सेक्शन 67 जो है यहाँ पर ये इसी तरीके के बारे में बात करता है। अगर कोई भी गलत चीजें यहाँ पर पब्लिश करता है, इसने साफ साफ लिखा है कोई भी गलत चीजें अगर पब्लिश करता है, कोई इंगेज पाया जाता है इसी तरीके की चीजों में या फिर एनकरेज करता है किसी को ऐसी हरकतें करने के लिए, तो भाई साहब उसको आप लोग 5 साल तक की सजा दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ में आप लोग फाइन जो एक्सटेंड कर सकते हैं 1 लाख तक का भी यहाँ पर उस इंसान के ऊपर, यानी कि ऐसी हरकतें करने वाला इंसान जो है 5 साल के लिए सलाखों के पीछे और 1 लाख तक का फाइन यहाँ पर पा सकता है अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो देखिए आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूं, 2 तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। एक तो आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचाएगी जो कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, चलो अच्छी बात है, पर लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसी के साथ में ये ऐसा हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि कल को हमारे साथ में नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए और कल को कुछ भी होता है तो इसको तुरंत हम लोग को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि यहां पर दिक्कतें देखने को मिले। तो साइबर क्राइम जहां पर भी आप लोग को देखने को मिलेगी वहां पर जाकर आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आप लोग के सामने निकल कर आता है, ताकि ये जो चीजें हैं ये आगे बढ़ती हुई नजर न आए, ठीक है।
इसी के साथ में और क्या क्या है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द कंप्लेन आप लोग यहाँ पर तो इंडियन पिनल कोड के भी कुछ सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे सेक्शन 153 यहाँ पर बात करता है कि कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ पाएगा तो उसको रोका जाएगा। रिलीजन के नाम पर किसी के साथ में कोई गलत चीजें इस तरीके से देश की सौहार्दपूर्ण माहौल अगर बिगाड़ने का कोई काम करेगा तो उसको यहाँ पर पकड़ा जाएगा। सेक्शन 153 भी इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन, कुछ भी इस तरीके से देश के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कोई भी ऐसी गलत हरकतें करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए किसी को, नहीं एक तरीके से गलत तरीके से रिलीजियस फीलिंग को यहाँ पर पहुंचा रहा है किसी को, एक लड़कियों के खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट के कोई केस निकल कर आते हैं तो सेक्शन 354A के अंदर में कोई स्टेकिंग कर रहा है किसी के साथ में तो ये भी देखने को मिलेगा। कोई वर्ड जेस्चर कर कोई नहीं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है वुमेन को लेकर यहाँ पर, तो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हमारी कंट्री में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के तहत अलग अलग सेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं जिनका यूज कर उस इंसान को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं। तो ये ऑनलाइन एक तरीके की हेट स्पीच हो गई ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो हेट स्पीच के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा हेट स्पीच के बारे में कि अगर कोई भी किसी तरीके से शब्द यूज करता है तो किसी भी तरीके की हरकतें करता है तो उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है। दो रिलीजन कम्युनिटी के बीच में अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो इसके चलते ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली मैनुअल भी पब्लिश किया गया था इन सबके ऊपर, और मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर इसके बारे में हमारी कंट्री में लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है 267 जो कि हेट स्पीच को डिफाइन करता है। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर लेकिन आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो एक लिमिटेड तौर पर ही यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी को भी गाली दोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आप लोग जाओगे एक के अंदर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, पर लेकिन जब दो लिख देते हैं यहाँ पर इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन मिलती है, तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की जा रही है। और ये सारे मैंने आप लोगों को भी बताई दिए, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में इवन हमारी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक तरीके से एक लिमिटेड वे में ही बातें रख सकते हैं, वो भी उल्टी सीधी बातें ज्यादा नहीं बोल सकते, उनको भी यहाँ पर लिमिट करने की कोशिश की जाती है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक लेवल पर रिस्ट्रिक्शन है। आपकी आजादी सही है पर लेकिन आजादी इतनी नहीं है कि दूसरे की आजादी आप लोग खत्म कर दे। तो इसके भी पूरे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, तो पूरे एडिटोरियल के नोट्स आप लोग के पास में, अब कभी भी आप लोग पीडीएफ लेकर बैठेंगे तो सेकंडों में आप लोग इनमें को निकल जाएंगे। तो नोट्स अपने पास में जरूर रखा करो, कल को कोई भी दिक्कत देखने को मिले तो, ठीक है। इससे आप लोग एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं, कहीं एस्से में लिखना है, कहीं डिबेट डिस्कशन करना है, कोई इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग उसको भी बता सकते हैं कि भाई साहब ये चीजें हैं। और इंटरव्यू वो तो सारी एजुकेशनल चीज हो गई, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कोई आप लोगों से वैसे भी घर पे पूछे, कोई बच्चा आप लोगों से पूछे, किसी को समझाना हो तो भी आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन को एजुकेशन की तरीके से लो, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग उसको देख रहे हो, उस तरीके से नहीं देखना है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और एक आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, जरूर पढ़ा करो डेली। सी सेट में भी आप लोग काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा, आप लोग चीजों को समझोगे तो चीजों को समझ ही पाओगे, ठीक है। तो एक आर्टिकल कम से कम जरूर पढ़ना है। अगर कॉम्प्रिहेंशन आप लोग अच्छा करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग स्पीड आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको जरूर आप लोग लाइफ का पार्ट बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अभी रिसेंटली यहाँ पर पेंगोंग जो लेक है उसके ऊपर, पेंगोंग सो लेक के ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया चाइना के द्वारा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ये जो आर्टिकल है इसमें कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये तो सारी चीजें आप लोगों को बताई दी थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बना रहे हैं ताकि आसानी रहे। पता चला यहाँ पर इनको यहाँ से घूमकर कोई इधर उधर जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर फ्रंट यहाँ से कूद के 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर फिंगर 4 लिखा हुआ है, ये क्या चीजें यहाँ पर, आखिर ये क्या चीजें देखने को मिलती है। पहले मैं आप लोगों को इसी से स्टार्ट करता हूँ लेक्चर की। ये काफी प्यारी यार लेक है, आप लोगों ने 3 इडियट के अंदर भी देखी होंगी, कई सारी जो लेक होती हैं बड़ी प्यारी देखने को मिलती हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। अभी अगर बात करते हैं फिंगर्स के बारे में, ये फिंगर्स है कहां पर, पहले आप लोग ये समझिएगा। इसके चलते आप लोगों को पहले दूसरा मैप दिखाता हूँ। ये है बेसिकली हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर वाला मैप और लद्दाख वाला मैप। हालांकि अब ये मैप चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है, पर लेकिन मैं आप लोगों को अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर चाइना के रिलेशन के बारे में। अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये है आप लोगों के सामने जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कंफ्यूज मत हो जाना, इंडिया और चाइना के जो बीच में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में क्लियर है ना। इसी के साथ में यहाँ पर जिसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली यहां तक है चीजें इस तरीके से, पाकिस्तान बोलते हैं यहां तक इस तरीके से लाइन को लेकर चल रहे हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पर ये रीजन भी डिस्प्यूटेड माना जाता है। तो ये आप लोग मुद्दा याद रखिएगा। अभी ये सारा मुद्दा तो यहाँ पर नहीं हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे चाइना वाले मुद्दे के बारे में, और यहाँ पर भी पेंगोंग जो सो लेक है उसके बारे में। पेंगोंग सो लेक है वैसे तो काफी सारा इसका बड़ा रीजन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, पर लेकिन इंडिया का वो पोर्शन जिसके अंदर ये काफी लार्ज स्केल पर लेक आती है वो चाइना के कंट्रोल में आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसी एरिया में यहाँ पर ये सारी फिंगर्स आप लोग को देखने को मिलेगी। तो क्या है ये फिंगर समझते हैं। यहाँ पर फिंगर जो होती है एक तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलेगी, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना इस तरीके से यहाँ पर एक आगे आ जाना कुछ चीजों का निकल के थोड़ा सा, ठीक है।
ये चीजें कोई आगे थोड़ी सी ऐसा मैप ऐसे आगे निकल के आ जाना। 5 फिंगर जैसे आप लोग अपने हाथ की बनाते हैं तो आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे 5 फिंगर हो गई है, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ ऐसा पोर्शन जैसे अंगूठा हो गया, ओके, वाह क्या पेंटिंग है, अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 फिंगर हो गए, यहाँ पर ये एक अंगूठा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन से हाथ का है ये, लेफ्ट का है राइट का, बताइए। चलिए जो भी है, अभी यहाँ पर ये जो फिंगर आप लोगों के सामने है, तो हमारी कंट्री जो है इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, तो 8 फिंगर जो यहाँ पर ये है। इनमें से जो 4 फिंगर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर जो चाइना के द्वारा हमारी कंट्री का जो एरिया है जो कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ये वाला एरिया, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है वो समझिए आप लोग। ये जो इसके बारे में अगर बात करें, यहाँ पर ये जो एरिया है जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और ये वो एरिया है यहाँ पर जहां तक 4 फिंगर तक, तो 4 फिंगर तक हमारा कंट्रोल एरिया है, और ये जो बीच में जो एरिया है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया माना जाता है। चाइना बोलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां तक है, चाइना इसको यहां तक ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। इंडिया बोलता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां तक है, तो इसकी वजह से जो 4 फिंगर है यहाँ पर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट का रीजन बनता है जब यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हुए आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, तो फिंगर 4 तो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया हो गया दोनों कंट्री के बीच में 4 फिंगर का, जिसमें बातें की जाती है कि हम लोग इसको बफर जोन बनाकर रखेंगे, ठीक है। तो चाइना की एलएसी यहां पर हो जाती है और इंडिया की जो एलएसी है वो यहां तक हो जाती है। इसी के चलते 4 फिंगर जो है वो यहां पर दिक्कत में आती है। तो ये चारों फिंगर कई बार न्यूज में रहती है। और बात करें पेंगसो लेक के बारे में, इसी के ऊपर जो यहां पर आप लोग बात करेंगे, ये वाली जो फिंगर मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस की, इसी का थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहां पर इनके द्वारा ब्रिज क्रिएट किया गया है, जिसके बारे में हम लोग बात करें। ये जो ब्रिज चाइना के द्वारा यहां पर बनाया गया, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि यहां पर 1 मिनट, दूसरा ये 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है। ये जो ब्रिज यहां पर इनके द्वारा बनाया गया है चाइना के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस ब्रिज आप लोग बोल सकते हैं। बोला जा रहा है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में जो पहले यहां पर लगभग 200 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लगती है, तो यहां पर अभी रिड्यूस हो जाएगी यहां पर 40 से 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा, अगर कल को चलकर इनको कहीं ट्रूप्स लेकर जाने हैं, हमारी कंट्री के सामने इनको ले जाकर रखने हैं, तो आसानी से ले जाकर रख पाएंगे और हमारे देश के ऊपर ये आसानी से अटैक कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को इधर उधर से मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा यहां पर हो जाता है। इंप्लीकेशन क्या है इंडिया के लिए आप लोगों को मैंने अभी बता दिया, चाइना की हरकतें जो है हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो हमारी आर्मी जो है वो भी अपने ऑपरेशन यहां पर दुरुस्त करे, हमारी कंट्री भी इसके लिए काम कर रही है। पर लेकिन फुंडा के यहां पर इंडिया चाइना के बारे में अगर बात करेंगे, दोनों तरफ से डेवलपमेंट चल रहे हैं, पर चाइना जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा तंबू ले जाकर अपने गाड़ देता है जरा सी देर में, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलने लगते हैं। इससे पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया कि डोकलाम वाले सेक्टर में पहले डेडलॉक देखने को मिला। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा राइटर जो है थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में कुछ डिफरेंट चीजें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा पहले ले गए चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुशांत सिंह, तो सुशांत सिंह जो है यहाँ पर जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं उनके द्वारा बेसिकली ये बोला गया सॉरी यार, और ये बेसिकली एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऊपर काम करते हैं यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत, ये एक सीनियर फेलो है यहाँ पर। तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, तो ये गए हैं 2014 से पहले, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो बोला यह गया कि उनके द्वारा दुनिया भर की विजिट यहाँ पर चाइना के अंदर की गई, और चाइना के अंदर जाकर उन्होंने चीजों को समझा। यहाँ पर खासकर उस टाइम पर जब हमारे देश में यहाँ पर अगर बात करें जो चीजें काफी पैटर्न में नहीं चल रही थी, तो इनके द्वारा अपना गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो जो गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा चाइना के अंदर दुनिया भर की विजिट की गई, उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा समझा गया चाइना के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और उसके बाद में भी यहाँ पर दुनिया भर की विजिट जो है यहाँ पर ये बेसिकली कर चुके हैं, मतलब एक दूसरे से मिल चुके हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग। उसके बाद में भी यहाँ पर कंडीशन जो है वो आज के दिन में ऐसी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि एक तरीके से जैसा पैटर्न चलना चाहिए था वैसा पैटर्न अभी यहाँ पर नहीं चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी चाइना जो है इस कंडीशन में आ गया कि आज के दिन में हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को तो ताव पर लगाई रहा है हर एक एरिया में, चाहे आप लोग एक्साइड चीन वाले बात करिए, चाहे वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, किसी में भी आप लोग चलाए जाइए, हर जगह चाइना की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया अभी AUKUS बनाया, जिसमें आप लोगों को देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, और इसी के साथ में UK आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन्हीं को टैकल करने के लिए चीजें बनाई गई। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर बात करें, क्वाड भी बना रखा है, तो कई सारे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बना के चलना है वो भी मुद्दे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो चाइना की आज के में जो हरकतें बढ़ रही हैं वो हरकतें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी हम लोगों की। उनका एग्रेशन जो है पास्ट की अगर चीजें उठाकर देखोगे तो इसी तरीके से बढ़ता हुआ आप लोग को वो नजर आता है। जैसे स्टैंड ऑफ मैंने अभी बताया चाइना और इंडिया के बीच में पहले भी हो चुका है, लद्दाख वाले रीजन में हमारे कई सारे जो जवान हुए वो शहीद भी हुए थे यहाँ पर, आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर अभी बात करें तो अभी अगस्त के महीने में 2020 में
आप लोगों ने चीजें देखी कुछ ऐसी यहाँ पर कैलाश रेंज के अंदर में, यहाँ पर खासकर पेंगोंग सो लेक जो है इस रेंज में आप लोगों को देखो कैप्चर किया गया चीजों को। हमारी कंट्री भी डेवलपमेंट कर रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री से भी यहाँ पर काम कर रही है। पर लेकिन चाइना जो है वो ज्यादातर यहाँ पर अपने काफी सारे डेवलपमेंट कर पाता है और कोशिश करता है कि यहाँ पर फिंगर जो 8 है, ठीक है, उसके अंदर आगे घुसने की और कोशिश की जाए। तो जो ब्रिज अभी बनाया गया लगभग इससे फिंगर 8 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इधर को यहाँ पर। तो ये इसलिए यहाँ पर काफी बड़ी बात हो गई है कि आने वाले टाइम में ये क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी कॉलोनी लगाकर बसाते हैं, वहां पर वो हरकतें करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो ये सब मुद्दे हैं अभी आने वाले टाइम में जो भी अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। अभी तो फिलहाल मुद्दा ये है, राइटर ये बोल रहे हैं कि आज के में पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो प्रॉब्लम है वो एक क्राइसिस में कन्वर्ट होती है यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब चॉइस आप लोगों के पास में चीजों को कैसे लेकर चलना है, तो ये यहाँ पर एक इशू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा मुद्दा मैंने बता दिया। अब मुझे लगता है कि आप लोग को कंफ्यूजन होगा ये फिंगर वाला मुद्दा क्या था, जो कि बार बार आप लोग पूछ रहे थे, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये लेक के बारे में जरूर याद रखिएगा, हमारी कंट्री के लद्दाख वाले रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगी, ना कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, याद रखिएगा, पहले हम लोग बोलते थे अफगानिस्तान के साथ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर टच करता है, नहीं, हमारा लद्दाख वाला रीजन टच करता है, जो कि पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में आता है। तो ये भी आप लोग पॉइंट क्लियर रखिएगा माइंड में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सारी आप लोगों को बता दी, अब आप लोगों के माइंड में सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट एक आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं अब आप लोगों से बात करूंगा। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। अभी हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में आप लोगों को माओइस्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो माओइस्ट एक्टिविटी वहां पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के बारे में बात की है, पर लेकिन ओनली आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में भी है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, कुछ एरिया में महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां रेड वाला एरिया है ये हाईली इफेक्टेड है, और इसी के साथ में दूसरे वाला मॉडरेट, ये फिर थोड़ा कम आप लोग बोल सकते हैं। तो माओइज्म जो है वो बहुत बड़ा इशू बनकर सामने निकल कर आता है। तो यहां पर आखिर ये इशू जो है वो इतना बढ़ तो क्या जाता है, और क्या इसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करते, इसके बारे में हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछे, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले माओइस्ट एक्टिविटी बढ़ती क्यों है, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर पुराने टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में यहां पर जब अंग्रेज हुआ करते थे वो क्या करते थे, यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको वहां से हटाकर उनके जो जंगल काट कर ले जाया करते थे बेसिकली, और उनको टिम्बर की लकड़ी हो गई अपने फर्नीचर बनाना और उसको मार्केट में बेचना, रॉ मटेरियल निकाला करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमको जो है हमारे हक ये छीन रहे हैं, तो काफी लार्ज स्केल पर उनको डिस्प्लेस किया जाता था। फिर आगे चलकर जो हरकतें अंग्रेजों ने की वही हरकतें हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट करने लगी, जो भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आती है उनके द्वारा फॉरेस्ट जो एक्ट है 1980 का, उसके तहत बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया इधर से उधर। तो उनको जो आदिवासी है कोई फर्क नजर नहीं आया अंग्रेजों में और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में, लग रहा है कि दोनों ऐसे ही तो काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग को परेशान करते थे और ये भी हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर उनके द्वारा बेसिकली हथियार उठाने स्टार्ट कर दिए गए कि जब भी आते हैं उठाकर हमारे एरिया में घुस जाते हैं और जो मन करता है वो करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम एक तरीके से एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में वो लोग रहा करते थे, जंगल के ऊपर अपनी लाइफ जो है वो निर्वाह किया करते थे। तो इसके चलते दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिली। और यहाँ पर कई बार क्या होता था, कई सारे जो साहूकार लोग थे वो भी यहाँ पर जो एक तरीके से जो एक जमींदार टाइप के जो लोग हुआ करते थे वो भी यहाँ पर काफी उल्टी सीधी हरकतें करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब एक कहते अति पूरी हो गई, अब तो हथियार उठाने ही पड़ेंगे, 1857 की क्रांति जब हुई थी उसी पैटर्न पे यहाँ पर इनके द्वारा काम किया गया नक्सलबारी मूवमेंट के टाइम पर। नक्सलबारी मूवमेंट जो कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर ये एक टर्म जो नक्सल निकल कर आती है, तो एक विलेज है यहाँ पर नक्सलबारी, जहां से नक्सल टर्म निकल कर आती है जिसको आप लोग नक्सलिज्म बोलते हैं। तो वहां से ये चीजें निकल कर आई। और कन्नू सनियाल और इसी के साथ में जगन सनियाल करके दो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, लीडर थे, जिनके द्वारा पीजेंट यानी कि जो किसान थे उनकी बेसिकली काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी लीडरशिप यहां पर की गई। और ये मूवमेंट चलता चलता यहां पर आज के दिन में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हर जगह फैल गया, क्योंकि फिर यहां पर जो भी इनकी आइडियोलॉजी के लोग थे वो इनको सपोर्ट करने लगे और एक दूसरे के साथ में यहां पर आकर ये काम करने लगे। तो हथियार इनको सप्लाई करने लगे, इसी के साथ में बच्चों तक की भी यहां पर ट्रेनिंग होने लगी, स्कूल में ना ले जाकर ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप पूछोगे कि यहां पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है क्या, तो ये गवर्नमेंट करती तो है, पर लेकिन जब इंसान का एक बार ट्रस्ट टूट जाता है ना तो फिर वो ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट भी कई सारे ऑपरेशन चलाती है। वैसे अगर बात की जाए तो दुनिया भर के ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा चला रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर, जैसे यहां पर ग्रे हंट्स हो गए, यहां पर इनके द्वारा एंटी नक्सल फोर्स यहां पर लेकर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया, जिसमें 2009-10 में इनके द्वारा इनको टैकल करने के लिए यहां पर ऑपरेशन चलाया गया। इसी के साथ में यहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट यहां पर चलाया गया ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यहां पर अफेक्टेड एरिया में जो भी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है उनको रोका जा सके। होता क्या है, मान लीजिए कल को हमारी फोर्स जो है यहां पर कोई ऑपरेशन चलाने जा रही है तो दिक्कत ये देखने को मिलेगी वहां पर बेसिकली यहां पर जो माओइस्ट है वहां पर अगर कनेक्शन नहीं आ रहे तो उनको बैकग्राउंड से यहां पर सपोर्ट नहीं मिल पाती है
है और वे वहां पर एक तरीके से धाक लगाकर बैठे और सिक्योरिटी फोर्स में लोगों की जान जाती है। इसी के साथ में एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए गए कि पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट जो है उनको कैसे हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि यहाँ पर ये चीजें देखने को मिले। तो कम तो हुई ये चीजें, पर उस लेवल पर कम नहीं हुई कि यहाँ पर इन चीजों को रोका जा सके, वो अभी भी यहाँ पर चलती आप लोग को नजर आएगी। तो इसके चलते बहुत सारे एरिया हालांकि कम हुए, पर लेकिन आज भी ये इश्यू आप लोगों को ऐसा ही देखने को यहाँ पर मिलता हुआ रहेगा। अभी यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं समाधान। समाधान लेकर आए फिर यहाँ पर कि हम लोग सब चीजों का सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो समाधान में SAMADHAN, तो इसमें अलग अलग बोला गया है। एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप, ए का मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम का मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए का मतलब यहाँ पर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी का मतलब यहाँ पर डैशबोर्ड बेस्ड KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और की रिजल्ट एरिया, कहां पर परफॉर्म करनी है, कहां से रिजल्ट आना है, टेक्नोलॉजी का शानदार यूज करना है, एक्शन प्लान फॉर जो ईच थिएटर क्या क्या एक्शन लेकर चलना है, पूरा एक प्लान तैयार करना। मैं बोलता हूं ना पूरा आप लोगों को प्लान तैयार रखना है अपना पूरा कंप्लीट अपने लिए, ठीक है, तो उसके चलते ठीक है। और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा जो होता है वो बेसिक नीड होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी तो हम लोग चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पर इसके चलते वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको बोला गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो समाधान आप लोग याद रखिएगा, और बाकी ये ऑपरेशन जो मैंने बता दिए ये तो आप लोग यहाँ पर समझ ही सकते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग कंफ्यूजन में ना आए। तो यहाँ पर ये मुद्दा ये है कि कैसे यहाँ पर इसको कम करना है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू दे दिया। अगर कल को आप कुछ लिखने के लिए आए तो अब आप लोग कंफ्यूजन में यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों कंट्री के रिलेशन के बारे में बात करें। हालांकि आर्टिकल लिखने वाले जो पायलट साहब हैं उनके द्वारा पूरा आर्टिकल जो लिखा गया है वो 1971 की वॉर के बारे में इनके द्वारा बात की गई है। 1971 की जो वॉर थी वो एक काफी बहादुर एक तरीके से हमारी कंट्री का कारनामा आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश जो है वो एक नई कंट्री बन गया। तो यहाँ पर ये काफी कम समय में यहाँ पर ये सारा पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करेंगे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे जो एग्जैक्टली तो चीजें स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ठीक है। ईस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा जब रिकॉग्नाइज किया गया यहाँ पर, बेसिकली ईस्टर्न पाकिस्तान जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया बांग्लादेश। तो यहाँ पर बात की जाती है कि लगभग 3 दिसंबर से यहाँ पर चीजें जो थी वो ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी, और 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक यानी कि 13 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर छठ मंगनी पट बिहा वाला काम हो गया था, यानी कि पाकिस्तान के लगभग 90,000 सोल्जर्स के द्वारा सरेंडर कर दिया गया था। पर लेकिन इसके पहले जो माहौल बनना स्टार्ट हो गया था वो माहौल बनना स्टार्ट हो गया था ये लगभग मार्च के महीने में, जब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें जिसको आप लोग बांग्लादेश बोलते हैं, वो अपनी आजादी के लिए यहाँ पर चीजें चलना स्टार्ट हुई। और यहाँ पर हुआ क्या था, इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर जो मुजिबुर रहमान जीत कर आ गए, और मुजिबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के थे, पर लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि उसी के पास में पावर रहे, तो उन्होंने उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया। और यहाँ पर मुजिबुर रहमान साहब को बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश उनके द्वारा की गई यहाँ पर। इसी के चलते यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया पाकिस्तान की फोर्स के द्वारा, जिसमें लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए इनके द्वारा, ताकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोका जा सके। तो ऐसी हरकतें इनकी आर्मी के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली। तो फिर 26 मार्च से यहाँ पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट की बात यहाँ पर चलने लगी, जिसके चलते चीजें स्टार्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो मैसेज फैलने लगे कि इनसे पीछे छुड़ाना है, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुक्ति वाहिनी एक फोर्स थी जो कि इंडिया के द्वारा सपोर्ट की गई, और उसके चलते चीजें जो है वो आगे देखने को मिली। तो इसके चलते पैटर्न काफी सारे निकल कर आए, और फिर आगे चलकर बांग्लादेश आजाद हो गया, और मुजिबुर रहमान साहब जो है यहाँ पर वो पावर में आ गए। तो 16 दिसंबर यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी के तौर पर हमारी कंट्री में आप लोगों को पता होगा, याद रखिएगा, हम जो नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 जो दिसंबर को हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 4 दिसंबर को यहाँ पर जो चीजें थी वो काफी बड़ा रोल प्ले किया गया हमारी नेवी के द्वारा। यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर एक तरीके से कमर तोड़ दी गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पाकिस्तान की जो PNS यहाँ पर खैबर था उसको हम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उनका पूरा एक मतलब एक पूरा विसल उनका जहाज एक तरीके से हम लोगों ने डुबा दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अभी स्वर्णिम विजय वर्ष हमारी नेवी के द्वारा भी सेलिब्रेट किया गया। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी कि अभी हम लोग 1921 से लेकर 1971 से लेकर अगर बात करें, हम लोग अभी बात करें यहाँ पर 2021 से अभी गया है, ठीक है। तो पूरे 50 साल इसको यहाँ पर कंप्लीट हुए दिसंबर के महीने में। तो उस टाइम पर भी मैंने डिटेल में सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। दोनों कंट्री के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए, ठीक है, तो बेसिक चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा मैंने इनकी वॉर के बारे में आप लोग को डिटेल में चीजें बता दी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी एक और पीपीटी है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा कि कब कब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कंडीशन देखने को मिली। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ और बातें अगर रिपब्लिक डे के बारे में बात करूं, हालांकि आगे रिपब्लिक डे का एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। रिपब्लिक डे परेड में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया अब तक हमारी कंट्री में फ्रांस की फोर्स के द्वारा, यूए की फोर्स के द्वारा 2016-17 में। और यहाँ पर अभी जो लास्ट ईयर आप लोगों को देखने को मिला, बांग्लादेश की फोर्स के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। तो बांग्लादेश की फोर्स तीसरे नंबर की फोर्स थी, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले पार्टिसिपेट करने वाली।
तो बांग्लादेश में जो विजय दिवस के बारे में भी आप लोगों से बात की, सारी चीजें यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है बेसिकली मुक्ति वाहिनी के बारे में, और विजय दिवस बोला जाता है इसको बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में 16 दिसंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये 93,000 के करीब जो इनके 13 दिन के अंदर जो पाकिस्तान की जो फोर्स थी उनके द्वारा घुटने टिका दिए गए यहाँ पर। तो काफी बड़ी एक ये इंसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री के अंदर में, जो कि बार बार पढ़ाया जाता है और आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। कोई भी एडिटोरियल आप लोगों का नहीं बचा है, सारे एडिटोरियल मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। अब मैं न्यूज एनालिसिस डिस्कस करूंगा, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझिएगा, और ये डेटा पॉइंट आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा जो एसएलवी पीडिया के नाम से, ठीक है। उसको तो आप लोग ऐसा बना सकते हैं जिससे विकीपीडिया है, उसके बेस पर आप लोग लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करूं तो पहला आर्टिकल मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अभी यहां पर बात करते हैं, यहां पर 8 लाख का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो इनकम की कैप है वो बेस्ट वे है फॉरवर्ड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ये यहां पर बोला गया है। तो मैंने कल ही ये आर्टिकल पूरा डिस्कस किया था, इसके पूरे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा ही दिए, आज फिर प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग बोलते हैं तो। इसमें क्या क्या बातें की जा रही है कि 8 लाख रुपए जो है वो टारगेट रखा गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कि यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि 8 लाख तो आप लोग बेसिकली ओबीसी के लिए भी रखते हैं, जब क्रीमी लेयर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 8 लाख में इनकी सारी प्रॉपर्टी भी काउंट कर ली गई है, जो भी यहाँ पर इनके पास में चीजें। क्रीमी लेयर में ऐसा नहीं है, वहां पर एक तरीके से सैलरी देखी जाती है उनकी, और वहां पर जो एक तरीके से फंडा है और यहाँ पर जो फंडा है उसको काउंट करने का वो भी आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। तो कई सारे ऐसे डिफरेंस इनके द्वारा बताए गए हैं, पे ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डेली इस तरीके के जो आर्टिकल होते हैं ये बोल बाय डे की बच्चनगिरी होती है, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक बार टॉपिक को तैयार कर लो, फिर टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी को कहते हैं पढ़ाई। अगर डेली आप लोग टाइम वेस्ट करते रहोगे इनमें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग छोड़ जाओगे, ठीक है। श्रीलंका के फिशरमैन यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा, तो 13th जो फिशरमैन है श्रीलंका के, अभी बोला जा रहा है यहाँ पर इंडिया के फिशरमैन श्रीलंका ने अभी फ्री कर दिए, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फिर से अगर मैं आप लोगों को फिर वही बताने मालूम, ट्रंक के माले वाला एरिया हो गया, ठीक है, फिशरमैन का इशू हो गया श्रीलंका के बीच में, कच्चा दू आइलैंड हो गया, वो सारी बातें एक बार नोट्स तैयार कर लो इनके, और बाकी मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये डे बाय डे की ऐसी चीजें होती हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए एडिटोरियल पढ़ने में। अगर आप लोग एडिटोरियल पढ़ने में 1 घंटा दे रहे हैं, बस मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आप लोगों को पूरा ओवरव्यू न्यूज़पेपर का मिलना चाहिए, इतना ही टाइम बस। अगर डेली आप लोग पता चला उसी को गाए जा रहे हो, उसी को रटे जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग छोड़ जाओगे। तो एडिटोरियल पर ज्यादा टाइम दिया करो, वही आप लोगों को प्रॉपर एक इंसान बनाएगा। वहां पर थॉट की बात की जाती है, यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है। अगर ये क्लियर करोगे तो आप लोग ओनली प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। टॉपर्स के इंटरव्यू सुने ना सारे, वो क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं एडिटोरियल सबसे अहम पार्ट होता है, इनका बस ओवरव्यू ले लिया करो, बाकी जो चल रहा है, ठीक है। आगे ये दोनों आर्टिकल मैंने डिस्कस करी थी, बुल्ली बाई वाला और ये पूरा जो फंडा था। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर चिल्का लेक के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि 10.74 लाख बर्ड्स जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, 106 जो है पर्सनल डिप्लॉय किए गए यहाँ पर, ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। तो कई सारी बातें यहाँ पर इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, वो मैं बात करूंगा चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये ब्लैकिश वाटर लेक लैगून आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो एशिया में लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है। तो पहले तो लैगून समझिए, लैगून क्या होता है, जब किसी रिवर से कटकर कोई पोर्शन अलग हो जाता है तो इस तरीके से इसको लैगून बोलते हैं। और ब्लैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, एक तो आप लोगों को सालीन वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मिलावट नजर आती है। दूसरा ब्लैकिश होता है और नीचे फ्रेश वाटर होता है। तो इनके बीच में जो यहाँ पर नमक पानी होता है और जो फ्रेश वाटर होता है, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको ब्लैकिश वाटर आप लोग बोलते हैं, खारा पानी जिसको नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। तो उड़ीसा जो है उसके अंदर आप लोग को ये लेक देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट मैप में आप लोग लोकेशन यहाँ पर देखते हैं, जिसको चिल्का लेक बोलते हैं, ब्लैकिश वाटर लेक जिसको बोला जाता है, और एशिया में लार्जेस्ट सोल्ट वाटर की लेक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये अलग अलग एरिया में यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और 32 किलोमीटर लगभग आउटर चैनल आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर कनेक्ट हो जाता है। जैसे यहां से आप लोग बाहर जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहां से अगर निकलकर बाहर आएंगे तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए छोटा मोटा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात है कि बेसिकली रटना नहीं है आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, और बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है, समझदार लोग हैं आप लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी कुछ बातें अगर आप लोगों से बात करूं तो ये कुछ आप लोगों को पता है कि अलग अलग एरिया से यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड आती हुई नजर आती है। तो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑलरेडी है, जो कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान भी इसके द्वारा लॉन्च किया था, कैसे कंजर्व करना है माइग्रेटरी ये यहाँ पर ये स्पीसीज रहती है इनको। और चिल्का लेक के बारे में बता दिया। चिल्का लेक के पास में एक कालाजी टेम्पल भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि शायद ही कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, पर फिर भी एक हल्का सा मजा रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर चिल्का लेक जो है वो रामसर साइट की कैटेगरी में आती है, और 1981 में यहाँ पर इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। रामसर साइट के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर ये दर्जा दिया जाता है, ये ईरान के अंदर
रामसर एरिया है जहां पर यहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था, तो उसके अंदर यहाँ पर ये दर्जा दिया जाता है। कितनी रामसर साइट है ये चलिए आप लोग बता दीजिए, जिसके चलते यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड वेव जो है यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक तरीके से हिट करेगी, बस सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो लोगों को बीमार तो कर रही है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर उस तरीके से बीमार नहीं कर रही है जिस तरीके से पहली जो डेल्टा वेव कर रही थी, इसने लोगों को बर्बाद कर दिया था। तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग ये है कि चीजें कंट्रोल में है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है तमिलनाडु के चलते यहाँ पर मुल्ला पेरियार के बारे में बात की जा रही है। तो मुल्ला पेरियार जो है डैम, इसको लेकर कई बार दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर मेकादातु के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। यहाँ पर अभी मुल्ला और पेरियार जो रिवर है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर ये एक एग्जैक्ट लेवल देखने को मिलेगा केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो मुल्ला और पेरियार रिवर जहां मिलती है वहां पर ये मुल्ला पेरियार डैम बनता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये जो डैम है ये काफी पुराना है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैप लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कहां पर है ये, कार्डोमन हिल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट की साइड में। पेरियार रिवर याद रखिएगा यहाँ पर डैम बना हुआ है, और मुल्ला रिवर जहां मिलती है उनके पास में देखने को मिलेगा। ये 1886 में बनाया गया था, 1000 साल के लिए तमिलनाडु को दे दिया गया, लगभग 999 साल के लिए, जबकि बना हुआ है केरला के अंदर में। तो ब्रिटिश टाइम पर यहाँ पर महाराजा ऑफ तिरुवनंतपुरम और सेक्रेटरी ऑफ जो ब्रिटिश ड्यूरिंग इंडिया ब्रिटिश रूल में, उनके द्वारा ये डील साइन की गई थी, और अब तक भी ये डील चली हुई आ रही है। तो इसको लेकर दोनों कंट्री आपस में झड़कती नजर आती है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। फार्मर जो है वो टेंशन में, यहाँ पर डैमेज किए जा रहे हैं उनके जो खेत हैं यहाँ पर हाथी के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इशू देखने को मिलता है तो उसके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि कोई दिक्कतें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें आप लोगों से, अगर आज की डेट में कोई आप लोगों से इन सब चीजों के बारे में पूछे, तो देखिए इसके बारे में कई सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैसे कि इंसान क्या करता है, वो भी कई बार ऐसी हरकतें करता है कि कैसे यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करना है। यहाँ पर एक तरीके से नहीं ऐसे कि हम लोगों को कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर जो इंसानों के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको टैकल कैसे करके चलना है, तो वो सारी चीजें देखने को मिले। तो प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एलिफेंट के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया कि एलिफेंट और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एलिफेंट और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, मिनिस्ट्री के द्वारा पैसे भी यहाँ पर दिए गए हैं। एलिफेंट सेंसस के बारे में बात की थी, ठीक है। लास्ट एलिफेंट सेंसस कब हुआ था, याद है ना आप लोगों को, 2017 में हुआ था। तो आप लोगों को प्रॉपर इनकी जनगणना करनी है, प्रॉपर काउंट करना है। और सबसे ज्यादा एलिफेंट किस राज्य में पाए जाते हैं पता है आप लोगों को? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर, फिर पाए जाते हैं आसाम के अंदर, और फिर पाए जाते हैं केरला के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं माइक, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये यहाँ पर मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो ये भी प्रोग्राम आप लोग समझ सकते हैं, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखोगे तो लंबे समय तक रख पाओगे। और एलिफेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को एशियन एलिफेंट बोलते हैं और एक को अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो एशियन एलिफेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, रिपीटेडली चीजें आती रहती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों से पूछने के लिए आते हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि उनके बेसिकली जहां पर वो रहते हैं उनके रहने का एरिया खत्म कर रहे हैं, उनके खाने पीने का एरिया खत्म कर रहे हैं, उनके घूमने का एरिया खत्म कर रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा। यानी कि वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे, हम उनके एरिया में जाकर बस गए, ठीक है। आगे बात करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। बात कीजिए तो पेंडेमिक जो है वो रिपब्लिक डे पर भी अपना असर डालता हुआ नजर आएगा। तो रिपब्लिक डे परेड में आप लोगों को ये इश्यूज देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ऐसी बातें बोली जा रही है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल एशियन जो है हमारी कंट्री में आने वाले हैं, इससे कजाकिस्तान वगैरह हो गया, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्री हमारे देश में आने वाले ना। तो उसके चलते गुजरात वाइब्रेंट समिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और भी कई सारे इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, उनकी भी मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ में नेपाल के साथ मीटिंग होने वाली है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकलेगा। इंडिया में ओमिक्रॉन की वजह से डेथ हो गई है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ओमिक्रॉन जो है ये कहां से निकल कर आया था, कौन सी कंट्री से, बताइए जरा। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, और ओमिक्रॉन समझ में नहीं आता है तो ओमिक्रॉन बाय वीर सर्च करें ना, तब समझ पाओगे, ठीक है। एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से, बात की जा रही है कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन दवाई अगर आप लोग ले लेते हो तो पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग आज के डेट में कोविशील्ड लेते हो तो फिर थोड़ा बहुत बुखार आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो पैरासीटामोल आप लोग ले लेना, ठीक है। ये आज का सुडोकू है जो कि अटेम्प्ट कीजिएगा, और टेलीग्राम पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराई देता हूं, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी चोपर क्रैश के बारे में बात की जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन को रिव्यू किया जा रहा है। अभी राजनाथ सिंह साहब जो है, जो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर है, वो रिव्यू कर रहे हैं। जो बिपिन रावत साहब का जो चोपर जो था वो क्रैश हुआ था, तो उसी के चलते याद रखिएगा यहाँ पर ये था MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जो कि रसिया से हम लोगों के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ओके।
नॉर्थ कोरिया जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी एंजॉय कर रहे हैं उसको, बेसिकली किम जोंग उन जो है वो मजे ले रहे हैं यहाँ पर। दो याद रखेंगे यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, और यहाँ पर दूसरा बोलते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल इन्वायरमेंट से बाहर जाती है, वातावरण से, और फिर यहाँ पर इस तरीके से आकर दूर तक वार करती है। क्रूज मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज की रहती है, वो ऐसे वार करती है। रीजन क्या है शॉर्ट रेंज रहने का, क्योंकि जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। पर लेकिन ये पहले गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है और फिर आती है, तो इसका लंबा रास्ता आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं दोनों मिसाइल के बारे में। बाकी यहाँ पर यूएसए जो है फायर, यूएसए का जो रॉकेट है फायर किया गया यूएसए के बेस के ऊपर सीरिया के अंदर में, तो ये इनके पटाखे पटकते रहते हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कोई बड़ा इशू बनेगा तो समझेंगे। म्यांमार के बारे में बात की जा रही है, तो फिर से यहाँ पर बात की जा रही है कि म्यांमार जो है वो सिविल वॉर में पहुंच सकता है। वैसे म्यांमार के ऊपर मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को पता है म्यांमार में आज के टाइम मिलिट्री रूल है यहाँ पर 2000, अगर बात करें यहाँ पर 2000 बेसिकली 21 के अंदर में फरवरी 1 फरवरी को यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा कूक कर देगा तख्ता पलट। तो मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि आज के डेट में जो म्यांमार जो है वहां पर किस तरीके से क्या क्या कंडीशन चल रही है, ये सारे इश्यूज हैं। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ताकि आप लोग रिवीजन आसानी से कर सको, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, 4 राज्य हमारे देश के उसको टच करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। पीएमआई के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया, पीएमआई और आईआईपी के बारे में डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में, तो उसी के बारे में डिस्कस की जा रही है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये इकोनॉमी के इशू है यहाँ पर, समझ सकते हैं ये कंपनी से रिलेटेड जो मैटर आते हैं उनको सुनता है यहाँ पर। और पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। इसके बाद में फिर अगर कोई खुश नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, जब कोई कंपनी डूबती है तो उसको रिव्यू करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए न्यूज में होता है यहाँ पर। तो ट्रिब्यूनल जो है हमारे संविधान के अंदर, अगर आप लोग जाएंगे किस आर्टिकल के अंदर से निकल कर आते हैं बताइए जरा, फिर आप लोगों को कल पता चलेगा। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे अश्वनी यादव के द्वारा दिए गए हैं, डेली आंसर दिया करो, काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, 2013 में स्टार्ट किया गया। G7 मीटिंग के बारे में बात की थी मैंने यहाँ पर आप लोगों से, जो कि 21वीं उसमें बुल्ट बैक बेटर रोड आया यहाँ पर ये इनिशिएटिव, ठीक है। बाकी कौन कौन से राज्य तेलंगाना को टच करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह तो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। स्टेट के बारे में, इंडेक्स के बारे में आप लोगों से पूछा था, और मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ज्वाइन की गई 2020 में। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा, ठीक है। डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, शाम को वीडियो आती है, अच्छा लगा शाम को आप लोगों के द्वारा इतने अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करने हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए यार, सारी चीजें आप लोगों की कवर होती रहेगी, ठीक है। और लाइव आकर देख लिया करो लेक्चर को, कोशिश करो उसको 2500 तक पहुंचाओ आप लोग, देखता हूं जितनी जल्दी पहुंचाता हूं। 5 का टारगेट था, अब तो आधा कर दिया। और इसी के साथ में यार कोशिश करोगे वीडियो को लगभग 1/4 तो लाइक किया करो आप लोग, इससे वीडियो जो है सही डायरेक्शन में चलेगी। और जो भी ये हरकतें देखने को मिलती है वीडियो के ऊपर, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई दी थी, ये फिर हरकतें यहाँ पर नहीं रहेगी। तो एक छोटा सा आप लोग एक सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों से मैंने पूछा था यहाँ पर किसके बारे में, ये पूछा था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, और आज मैंने डिस्कस भी किया इसके बारे में। तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बेस ईयर तक का आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कोर सेक्टर है, उसके बारे में आप लोगों को बताई दिया था यहाँ पर, इसका आंसर ए है, और सारे कोर सेक्टर के बारे में डिस्कस रखा है यहाँ पर, आंसर आप लोगों के सामने सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। आज की वोकैबुलरी है जो कि आप लोग इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो बात की जा रही है एम्बिग्यूटी के बारे में, तो ये एक तरीके से कोई चीजें क्लियर न होना, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं, एक बात की जा रही है लैक्यून के बारे में, एक तरीके से कि अनफुलफिलमेंट, कोई कमी रह जाना एक तरीके से। रिजीम शासन होता है, इंटरिम एक तरीके से अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, कोएलिशन का मतलब मिलकर काम करना, संघ जो एक तरीके का होता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। तो सारी चीजें एक एक कर हम लोगों ने देख ली, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएगा, और फीडबैक देकर जरूर जाना कितने नंबर आप लोग देना चाहोगे यहाँ पर, अगर आप लोगों को बोला जाए। पीडीएफ सारी टेलीग्राम से मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक वो ना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो यार, और अच्छे से मेंस देख रहा हो, ओके।